हेलो चिल्ड्रन, मैं गंगा पांडे आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक गुट निरपेक्षता। अब ये गुट निरपेक्षता क्या है, कहाँ से इसका जन्म हुआ, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। तो मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि इसका जन्म कहाँ से हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो 1945 में ख़त्म हुआ था, पूरी दुनिया में दो महाशक्तियाँ उभर कर आई। उसमें से एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। अब इन दो महाशक्तियों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ पैदा हुई। इसके लिए इन्होंने दुनिया के छोटे छोटे देशों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। यानी दोनों महाशक्तियों ने पूरे विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ते जा रही थी। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। एक बार फिर से क्लियर करने के लिए मैं आपको मैप के माध्यम से बताती हूँ। ये देखिए, ये विभाजन सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से हुआ था। यूरोप महाद्वीप में जो जर्मनी आता है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन के बीच में एक दीवार बना दी गई थी। ये दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी। अब आप मैप में देख रहे होंगे, यहाँ से दीवार बना दी गई और इस तरफ को जो येलो कलर से आप देख रहे हैं, ये पश्चिमी खेमे के देश थे यानी अमेरिका, और जो रेड कलर से आप देख रहे हैं वो पूर्वी खेमे के देश थे यानी जो सोवियत संघ था। यहाँ से सोवियत संघ ने प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और यहाँ से अमेरिका ने प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। तो ये देखिए, पूरी दुनिया दो भागों में कैसे बढ़ते जा रही है। अब देखिए, जब पूरी दुनिया दो गुटों में बट रही थी, एक तरफ अमेरिकी गुट हो गया जो पूंजीवादी देश इसमें आते हैं, और दूसरी तरफ साम्यवादी गुट हो गया जो सोवियत संघ और उसके नियंत्रण में जो देश है उसमें आते हैं। तो ऐसे में कुछ देश ऐसे भी थे जो ना इस गुट में शामिल होना चाहते थे और ना ही इस गुट में शामिल होना चाहते थे। उन देशों में थे भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया के जो देश हैं और लातिनी अमेरिका के देश हैं। ये ऐसे देश थे जिनको आज़ाद हुए कुछ ही समय हुआ था, कितने सालों तक ये गुलाम रहे थे। अब अगर ये दो गुटों में से किसी भी गुट में शामिल होते हैं तो ये फिर से गुलाम हो सकते हैं, फिर से अपनी स्वतंत्रता खो सकते हैं। तो ऐसे समय में इन देशों ने दुनिया को एक नया विकल्प दिया। वो विकल्प था गुट निरपेक्षता। यानी गुट निरपेक्षता किसको कहेंगे? देखो, दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखने की नीति क्या कहलाती है? गुट निरपेक्षता। यानी एक गुट हो गया अमेरिका और उसके देशों का, और दूसरा गुट हो गया सोवियत संघ और उसके देशों का। तो जो गुट निरपेक्ष देश थे वो ना अमेरिका के गुट में गए ना सोवियत संघ के गुट में गए। इन्होंने अपना एक अलग से गुट बना लिया, उसी को गुट निरपेक्षता कहा गया। यानी जो ना इस गुट में शामिल हुआ ना इस गुट में शामिल हुआ, अपना अलग से एक गुट बना लिया, उसको कहते हैं गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो शुरू हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका सबसे पहले शुरुआत किसने की, यानी इसके संस्थापक नेता कौन थे? तो इसके जो संस्थापक नेता थे वो मुख्यतः तीन थे। वो थे भारत के नेहरू, युगोस्लाविया के टीटो और मिस्र के नासिर। यानी नेहरू, नासिर, टीटो, इनकी आपस में दोस्ती थी। तो इन्होंने आपस में बात की कि अगर हम इन दोनों गुटों में से किसी भी गुट में मिल जाए तो हमारी आज़ादी को खतरा है, हम कोई भी निर्णय स्वतंत्र होकर नहीं ले पाएंगे। इसके लिए इन तीनों मित्रों ने 1956 में एक बैठक की।
वो बैठक इनकी सफल रही और इस बैठक को जोरदार समर्थन दिया था इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रूमा ने। और ये जो 3 ये नेता हो गए और 2 समर्थन देने वाले, टोटल 5 नेता जो हैं इनको गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना का श्रेय जाता है। यानी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे वो थे नेहरू, टीटो, नासिर, सुकर्णो और वामे एनक्रूमा। अब ये 5 नेता ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। अब देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1961 में। और कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में। और जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ इसमें 25 देश शामिल थे। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि गुटनिरपेक्ष शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में जिनके सही आंसर होंगे मैं उनका नाम लूँगी। तो अगला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 14वां सम्मेलन, क्यूबा में हुआ था, हवाना जो क्यूबा में है। और इसमें देखिए 116 सदस्य बन गए थे। 116 सदस्य देशों ने यहाँ पर सम्मेलन में भाग लिया और इसमें 15 देश पर्यवेक्षक थे। पर्यवेक्षक यानी नजर रखने वाले, देखने वाले। तो अब सोचने वाली बात ये है कि भारत को जो ये गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई भारत ने, उससे फायदा क्या हुआ? तो सबसे पहला फायदा अगर हम देखें तो सबसे बड़ा फायदा भारत को ये था कि भारत एक बार फिर से गुलाम होने से बच गया। क्योंकि अगर हम अपनी आज़ादी का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि कितने संघर्षों के बाद हमने ये आज़ादी पाई थी। अगर हम किसी एक गुट में शामिल हो जाते फिर से गुलाम होने का खतरा था। और दूसरा पॉइंट क्या है? भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सका। यानी जो भी फैसले भारत ने लिए अपने देश के हित में लिए और वो फैसले वो स्वतंत्र होकर ले सका। अगला है, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए या उस पर कोई दबाव डाले तो वो दूसरी महाशक्ति के करीब जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में भारत को लेकर कोई भी उस पर न दबाव डाल सकता था, न उसकी अनदेखी कर सकता था और न ही कोई भारत को लेकर बेफिक्र रह सकता था और न ही भारत पर धौंस जमा सकता था। अगला है, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की लोगों ने आलोचना भी की। अब आलोचना के पीछे उनके क्या तर्क थे? देखिए, आलोचना का जो पहला तर्क उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो सिद्धांत विहीन है। क्योंकि भारत ने जो ये फैसला लिया वो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर फैसला किया। क्योंकि भारत क्या है? एक विकासशील देश है, दोनों ही गुटों से उसको आर्थिक मदद मिलती थी, इसलिए वो कोई भी ऐसा फैसला लेने से बचता रहा। अगला है, भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही। यानी जो भारत ने कहा वो भारत ने नहीं किया। इसके जो निर्णय रहे वो कैसे रहे? विरोधाभासी रहे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण संधि कर ली। जबकि भारत किसी भी गुट में नहीं है तो 1971 में उसने संधि कर ली। अब देखिए 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। तो उस युद्ध में चीन और अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। ऐसे में भारत ने सोवियत संघ से मदद मांगी और उसके बदले में सोवियत संघ ने भारत के साथ एक मित्रता की संधि की। तो इसकी भी भारत की बहुत आलोचना हुई थी। तो विदेशी पर्यवेक्षक तो यहाँ तक कहते थे कि भारत जो है वो सोवियत संघ में शामिल था, सोवियत खेमे में शामिल था
और गुट निरपेक्षता का क्या कर रहा था, ढोंग कर रहा था। अब देखिए, कभी कभी ये मान लिया जाता है कि गुट निरपेक्षता पृथकतावाद है या गुट निरपेक्षता तटस्थता है। तो इसको समझने से पहले हमें तीनों टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे। गुट निरपेक्षता मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अब देखिए पृथकतावाद, ये पृथकतावाद क्या है? देखिए, पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, यानी अपने आप को पूरी दुनिया से अलग रख देना, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। जैसे 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद पहले विश्व युद्ध तक अमेरिका ने अपने आप को पूरी दुनिया से, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रख दिया था। जबकि ये तो तटस्थता हो गया, लेकिन इसके विपरीत गुट निरपेक्षता क्या करता है? हमेशा दुनिया में शांति के लिए, स्थिरता के लिए प्रयास करता है और दो गुट जिनके बीच हमेशा लड़ाई की संभावना है उसको कम करने की कोशिश करता है, और उनके बीच अगर कभी युद्ध होता है तो उस युद्ध को खत्म करने में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। अब हम बात करेंगे तटस्थता की। अब ये तटस्थता क्या है? देखिए, तटस्थता का अर्थ होता है जो युद्धरत देश हैं, जो युद्ध करने वाले देश हैं, न तो उनमें से किसी में शामिल होना और ना ही किसी के सही या गलत होने के बारे में कोई पक्ष रखना। तो ये तीनों टॉपिक मैंने आपको बता दिए। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना, लेकिन उन गुटों को आपस में मिलाने में, उनमें मध्यस्थता करने में, उनके बीच युद्ध न हो, इसके लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। पृथकतावाद का अर्थ होता है पूरी दुनिया से अपने आप को अलग कर लेना, और तटस्थता का अर्थ होता है जो भी युद्ध करने वाले देश हैं न तो उनमें शामिल होना और ना ही उनके बारे में कोई सही या गलत निर्णय देना। तो आज के टॉपिक में इतना ही। इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, आपके ज़रूर समझ में आएगा, और जहाँ पर आपको लगे कि मेरी गलती है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक टीचर की हमेशा कोशिश होती है कि वो अपनी तरफ से बेस्ट बच्चों को दे सके, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो इसके लिए मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो तक थैंक यू।